रखना, पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है उनमें जो सबसे इफेक्टिव कंट्रोल होता है वो होता है बजटरी कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि आपके ये जो बजटरी कंट्रोल है, ठीक, अब बजट ही जब रोक दिया तो सब व्यवस्था खुद ही कंट्रोल हो गई। ठीक, क्यों? क्योंकि जब ना रहेगा पैसा, ना चलेगी योजना, ना होंगी कमियां, ना होगा भ्रष्टाचार, एक झटके में सारा कंट्रोल हो जाएगा मामला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट समझना, तो बजटरी कंट्रोल में पार्लियामेंट के हाथ में एक तो होती है बजट निर्माण की प्रक्रिया और दूसरा आपकी बजट पास करने की प्रक्रिया। तो इन दोनों को हम आपके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम बजट निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ बजट। ये समझ लो कैसे होता है। बजट निर्माण का काम करता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। वैसे तो भारत सरकार की सारी मिनिस्ट्री इक्विवेलेंट होती हैं, लेकिन जब बात बजट बनाने की हो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे ऊपर होती है और बाकी सारी मिनिस्ट्री आ जाएंगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, अब यहां होता क्या है बजट निर्माण की प्रक्रिया में, जैसे ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके नीचे आपके सभी मिनिस्ट्री आ गई। ठीक, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री का एक हेड ऑफिस होगा, हर मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिस होंगे, हर मिनिस्ट्री के ब्रांच ऑफिस होंगे। तो जो बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है वो हमेशा की जाती है ब्रांच ऑफिस से। ब्रांच ऑफिस सबसे पहले अपना बजट बनाता है और इसे भेज देता है रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस इस बजट को भेज देगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में जो आपके सेक्रेटरी होगा इस मिनिस्ट्री का, जैसे होम मिनिस्ट्री का बजट है तो होम सेक्रेटरी इस बजट को दे देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इस बजट को इंट्रोड्यूस कर देगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में बजट एक साथ इंट्रोड्यूस होता है। बजट एकमात्र मनी बिल होता है आपके जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेकिन पास सिर्फ लोकसभा से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भारत सरकार के समस्त काम प्रेसिडेंट के व्याप पे किए जाते हैं, आर्टिकल 77। तो ये तो बजट बनाने की प्रक्रिया थी। अब देखते हैं बजट पास करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट तैयार किया सभी मिनिस्ट्री का। ठीक है, और बजट तैयार करके अब आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके इस बजट को सबसे पहले आपके प्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट आपके कहां होगा बजट? सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ। अब बजट को प्रेजेंट करने का आपके मतलब क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच पढ़ता है ना बजट में, वो स्पीच पेपर्स में होगी। उस पेपर को लोकसभा और राज्यसभा के हर सांसद को दे दिया जाएगा। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो आपके स्पीच है, बजट का जो भाषण है, जो बजट के कोर बिंदु है, ठीक, इनको आपके 8वीं अनुसूची में वर्णित पूरी 22 भाषाओं में आपके प्रिंट कराया जाएगा और एक एक कॉपी सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे हिंदी आती है उसे हिंदी की कॉपी, जैसे अंग्रेजी आती है उसे अंग्रेजी की कॉपी, जैसे कोई अन्य लैंग्वेज आती है उसे उस लैंग्वेज की कॉपी, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे कोई भी कॉपी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब यहां जैसे कि बजट इंट्रोड्यूस हुआ तो बजट पहले प्रेजेंट हुआ। अब सबसे पहला स्टेप होता है आपके बजट का प्रेजेंट होना। अब बजट के प्रेजेंट होने के बाद आपके क्या होगा? अब होगा इस बजट के ऊपर डिस्कशन कि बजट आपके ये है कैसा। ठीक, 4-5 दिन आपके ये चलेगा। डिस्कशन के बाद अब आपके तीसरा स्टेप वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट। इसका मतलब किस डिमांड के लिए कितना पैसा मांगा गया है उस पर वोटिंग होगी। अब यहां मान लो कि किसी काम के लिए 1 करोड़ रुपए मांगा है, तो या तो पार्लियामेंट 1 करोड़ पास कर देगी, और पार्लियामेंट को लगता है कि 1 करोड़ ज्यादा मांग रहे हैं तो पार्लियामेंट लगा देगी कट मोशन। कट मोशन फिर 3 प्रकार के, मतलब 1 करोड़ सैंक्शन नहीं करना, इससे कम करना है। अगर कम करना है मांगे गए अमाउंट से तो यहां क्या लग गया? कट मोशन। ठीक, इसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, और इसके बाद आपके फाइनेंस बिल। अब ये 5 स्टेप होंगे। अब एक एक करके इन 5वें स्टेप को समझो कि 5वें स्टेप आपके होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं स्टेप जो बजट का होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी बजट का प्रस्तुतिकरण। फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत किया, यानी कि विभिन्न विभिन्न विभागों की जो डिमांड है वो बजट में होंगी, वो सब आ गई इसमें। अब जब पार्लियामेंट बजट को प्रस्तुत करेगी तो उस पर 3-4 दिन आपके चलेगा जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा। ये आपके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस बजट के ऊपर सामान्य चर्चा करेंगे कि ये बजट कैसा है। सामान्य चर्चा का उद्देश्य बजट के बारे में एक चर्चा करना होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके सत्ताधारी पार्टी लाएगी बजट और विपक्ष सामान्य चर्चा में कहेगा कि पब्लिक फ्रेंडली बजट नहीं है। ठीक, ये जनता, ये सरकार अमीरों की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, बस यही चलता है इसमें। आलोचना प्रत्यालोचना का दौर होगा। अब 3-4 दिन जब सब आपके आलोचनाएं दूर हो जाएंगी, अब पार्लियामेंट में बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू होगी। टोटल क्या होता है कि बजट को पास करने में, बजट इंट्रोड्यूस होना और बजट पास होना, इसमें तकरीबन टाइम लगता है 2 महीने। ठीक, ऐसा तो नहीं आज ही इंट्रोड्यूस हुआ आज ही पास हो गया, 2 महीने लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो सरकार 2 महीने खर्च कैसे चलाएगी? क्योंकि जब तक बजट मिलेगा नहीं तब तक सरकार को खर्च मिलेगा नहीं। तो यहां सामान्य चर्चा के बाद आपके ग्रांट इशू होती है, जिसे हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि सरकार को 2 महीने का खर्च पहले ही सैंक्शन कर दिया जाता है, बजट के पास होने से पहले, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 महीने का खर्च सरकार को बजट के पास होने से पहले ही क्या कर दिया गया? सैंक्शन कर दिया गया। अब आए हम वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, अनुदान की मांगों पर मतदान। इसका मतलब आपकी यह है कि अब जिस जिस डिमांड के लिए जितना जितना पैसा मांगा गया है अब उस पर वोटिंग होगी। अब इसमें आपके क्या होगा? इस स्टेप में वोट ऑन अकाउंट में 2 महीने का एक्सपेंस या 1/6 ऑफ बजट सैंक्शन हो गया। वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, इसमें आपके होगा ये डिस्कशन होगा, हर डिमांड पे वोटिंग होगी और ये पास होगा। अब यहां 2 ही कंडीशन हो सकती है। मान लो किसी मंत्रालय ने 1 करोड़ मांगा है, या तो उसे पूरा पास किया जाएगा या फिर उस पर कट लगाया जाएगा, मतलब 1 करोड़ नहीं दिया जाएगा, उससे कम दिया जाएगा। 2 ही कंडीशन है।
ठीक है। अब यहां याद रखना, एक एक डिमांड पे चर्चा होगी और एक एक डिमांड पे वोटिंग होगी, और इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुल कितने दिन आरक्षित है? 23 दिन के अंदर भारत सरकार के जितने भी 55-56 मंत्रालय हैं उनकी एक एक डिमांड पे चर्चा करके क्या करना होगा? पास, जो व्यवहार में संभव नहीं है, वो होता भी नहीं है संभव। ठीक, अब यहां आगे समझना, तो अब यहां विभिन्न मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड है उन पे आपके वोटिंग का नंबर लगा। ठीक है, अगर पूरी डिमांड पास होगी तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो कट मोशन लगा। तो कट मोशन कितने प्रकार के होते हैं? अब हम आपके देखें कट मोशन यानी कि कटौती प्रस्ताव। ठीक, अब कटौती तो समझना, कट मोशन से मतलब क्या है कि अगर किसी मंत्रालय ने 1 करोड़ मांगना है तो उसे 1 करोड़ से कम पैसा देना है, इसी का मतलब कट हुआ। 1 करोड़ दे दिया तो कोई कट मोशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो कट मोशन में आपके 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं, टोकन कट, इकोनॉमिक कट और पॉलिसी कट। टोकन कट यानी कि सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में होता क्या है कि सरकार ने यानी कि किसी मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए मांगे, ठीक, पार्लियामेंट 100 रुपए काट देगी। अब इससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। 1000 करोड़ में से 150 रुपए कम हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी लगाते क्यों टोकन कट? टोकन कट, मान लिया कि कोई योजना चल रही है आपकी पिछले कई साल से, लेकिन उसका कोई फायदा आ नहीं रहा है, आउटपुट उसका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसी मंत्रालय को वार्निंग देना कि इस योजना का कार्यकरण सुधारो, नहीं तो भविष्य में आपका बजट कम किया जा सकता है। वार्निंग देने के लिए लाया जाता है टोकन कट। जैसे मान लो आप दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक, 4 अटेम्प्ट पूरे हो गए, प्री भी निकल नहीं रहा है, तो घर से जो 10,000 रुपए आ रहे हैं ना, 20,000 रुपए, अब वो आएंगे 9,900 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए काटने का मतलब वार्निंग लग गई, बजट कम हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा होता है आपके इकोनॉमिक कट, आर्थिक या मितव्ययता कटौती। इकोनॉमिक कट में क्या होता है कि आपके मंत्रालय ने मांगे 1 करोड़, पार्लियामेंट कहेगी ये काम तो 90 लाख में भी हो सकता है, 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, मतलब एक लमसम अमाउंट क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, जैसे 4 अटेम्प्ट में 100 रुपए कटे, अब 5वें अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आपके सीधा 10,000 से हो गए 6,000 रुपए। ठीक है, और आप सीधा मुखर्जी नगर से यमुना पार पहुंच गए। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली कंडीशन, मतलब लमसम अमाउंट काट दें तो ये हो गया इकोनॉमिक कट। अगला आपके पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती में क्या है कि अगर मंत्रालय कोई ऐसी योजना चलाना चाहे जो योजना अब तार्किक नहीं है, जैसे मान लो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गए कि भारत के सभी ग्रामीण परिवारों में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे बांटेंगे, तो कोई तार्किकता है इसकी? रेशनली नहीं है प्रेजेंट में तो। ठीक, तो इसका मतलब आपके पार्लियामेंट क्या करेगा? यहां लगा देगा पॉलिसी कट और 1 रुपए सैंक्शन करेगा। ठीक, निराश नहीं करेंगे, अभी 1 रुपए सैंक्शन करते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए सैंक्शन करेगा, इसका मतलब ठीक, मतलब अब 1 रुपए में आपको योजना चला नहीं सकते। ठीक, तो ठीक है ही आपके मान लो घर वाले पॉलिसी कट सीधा लगाएंगे और कहेंगे कि अब आ जाओ, 7वां देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो ये है आपके क्या? कट मोशन। ठीक है, अब यहां क्या होता है कि इस कट मोशन को लगाने के लिए 23 दिन है। जरूरी थोड़ा है 23 दिन में सारी डिमांड पे डिस्कशन हो ही जाए, 23 दिन में लगती भी नहीं है कई बार तो पार्लियामेंट। अब 23वें दिन अगर इन सब पे डिस्कशन नहीं हुआ तो सारी की सारी डिमांड 24वें दिन बिना डिस्कशन के पास कर दी जाएंगी और ये प्रोसेस हो जाएगी गुलोटिन। ठीक, इमीडिएट, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो पास हो गई, फिर तो जितना पैसा मांगा उतना मिल गया मंत्रालय को। ठीक, अब वो कैसे खर्च करे, क्या करे, मंत्रालय जाने। अब अगला देख एप्रोप्रिएशन बिल को समझना। मान लो आपने घर पे कहा कि आईएएस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली जाना है, घर वाले ने कहा ठीक है चले जाना, ये तो हो गया वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट। ठीक, 1 लाख रुपए हम आपको दे देंगे आईएएस की तैयारी के लिए, मतलब आपकी डिमांड पास हो गई। लेकिन अब कहने से थोड़ी आ जाओगे, एटीएम कार्ड और उसका पासवर्ड भी तो चाहिए। ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, तो एप्रोप्रिएशन बिल में भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति दी जाती है मिनिस्ट्री को। ठीक, तो ये कौन सा बिल हुआ? एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल में परमिशन ऑफ विथड्रॉ द फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि बिना एटीएम के आप दिल्ली नहीं आ सकते। ठीक है, पार्लियामेंट और कौन देगा? ठीक, घर में कौन परमिशन देगा? जो घर में कानून बनाता है। अब कौन बनाता है, पापा या मम्मी? है तुम जानो, ऐसा ही है ना। संचित निधि मतलब भारत सरकार की तिजोरी, हर घर का एक फंड होता है ना, तो भारत से बोलते हैं संचित निधि। संचित निधि, उसमें पैसा संचित रहता है, संचित मतलब स्टोर्ड। इतने जो सारे प्रोविजन हम देख रहे हैं सब खर्चे से रिलेटेड है ना, इनकम से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। तो यहाँ ये भी तो पूछा जाएगा आपके मंत्रालयों से, वो तो सब ठीक है, खर्च तो है, कुछ इनकम है आपके मंत्रालय से कहीं से, तो सब मंत्रालय तो नहीं लेकिन कुछ मंत्रालयों की तो इनकम है। ठीक, तो इनकम रिलेटेड अगर आपके कोई प्रोविजन है तो वो लाया जाएगा किसमें? फाइनेंस बिल। टैक्स रिलेटेड, नॉन टैक्स इनकम रिलेटेड। इसके अलावा आपके ये देखा जाएगा कि जब मान लो फाइनेंस बिल में ये देखा जाएगा कि 80 रुपए इनकम हो रही है, 100 रुपए खर्चा है, तो इसी फाइनेंस बिल के तहत 20 रुपए उधारी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, कि 20 रुपए क्या लेना है? उधार लेना है, तभी तो खर्च चलेगा, यही आपके डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपके ऐसा होता है कि बजट का पैसा पूरा ही नहीं पड़ता मंत्रालय के लिए, और बजट साल में 1 बार पास होता है, कहीं बीच में जरूरत पड़ जाए मंत्रालय को पैसे की, फिर क्या करेगा मंत्रालय? तो इसके लिए इंट्रोड्यूस की जाती है ग्रांट, अनुदान। तो ये समझ लो यूज की जाती है ग्रांट, अनुदान। तो ये समझ लो कि पार्लियामेंट कौन कौन से अनुदान आपके किसको देता है? मंत्रालय को। बजट साल में 1 बार पास होता है, अनुदान कई प्रकार के होते हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी पास होता ही रहता है। ठीक है, बजट 1 साल के लिए होता है, अनुदान शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो ग्रांट्स में सबसे पहली ग्रांट होती है वोट ऑन अकाउंट, जो आपको अभी बताई थी। बजट साल भर के लिए होता है, वोट ऑन अकाउंट 2 महीने के लिए होती है।
ठीक है। बोटन अकाउंट का उद्देश्य क्या होता है कि जब तक बजट पास ना हो जाए तब तक सरकार का खर्च चला देना। तो बोटन अकाउंट जनरल डिस्कशन और वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, इन दोनों स्टेप के बीच में होगी। गवर्नमेंट को 1/6 ऑफ बजट या फिर 2 महीने का एक्सपेंस इसमें सैंक्शन किया जाता है। अब दूसरा होती है एक्सेस ग्रांट। अब एक्सेस ग्रांट में आपके क्या होता है, मान लो सरकार ने 100 रुपए आपके दिए किसी योजना को चलाने के लिए, डिपार्टमेंट ने कर दिए 120 रुपए खर्च। अब हो तो गए 20 रुपए ज्यादा खर्च, तो अब परमिशन लेगी आपके गवर्नमेंट, 20 रुपए ज्यादा खर्च हो गए, इसकी परमिशन दो। अब खर्च हुए कारण भी तो बताएगी, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, जब योजना बनी थी तब आपकी महंगाई 10% थी, योजना खत्म होते होते 17% हो गई, तो हो गए ज्यादा खर्च। ठीक, तो यहां खर्च करने के बाद आपके 20 रुपए की परमिशन लेगी, ये होता है एक्सेस ग्रांट। अब अगली कंडीशन होती है एडिशनल या सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये कंडीशन यहां भी आ सकती है, 100 के 120 रुपए लगने हैं, यहां पहले परमिशन लेगी कि हम खर्च करने जा रहे हैं 20 रुपए एक्स्ट्रा, परमिशन दो। यहां खर्च कर दिए, बताएगी हमने खर्च कर दिए, अब परमिशन दे दो। ठीक है, और यहां खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस ग्रांट या आपके एक्सेस ग्रांट में जब आप पैसा खर्च कर दो निर्धारित बजट से, 100 रुपए सैंक्शन है, 120 खर्च कर दिए, तो आपने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया 120 हो गए, और यहां एडिशनल या सप्लीमेंट्री ग्रांट में 120 खर्च होने आपको पता चल गया। ठीक, तो आप 20 रुपए की और पहले ही परमिशन ले लो, तो ये हो जाएगा एडिशनल या सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो ये बिफोर एक्सपेंस और ये आफ्टर एक्सेप्शनल ग्रांट। अब एक्सेप्शनल ग्रांट की आपकी बात करें, एक्सेप्शनल ग्रांट हालांकि इंडिया में कभी यूज नहीं हुआ। एक्सेप्शनल ग्रांट कब लाई जाती है, सरकार आपके किसी साल एक ऐसी योजना चलाना चाहे जो बजट में पहले थी नहीं, जिसका बर्डन ही नहीं था बजट में। ठीक, तो भारत में तो आज तक कभी नहीं किया गया। ठीक, लेकिन विदेशों में कई जगह होता है कि अगर बजट में योजना नहीं है और मिड बजट में भी सरकार चलाना चाहे तो उसकी भी परमिशन पार्लियामेंट दे देती है। हालांकि होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं साल भर इंतजार नहीं करनी चाहिए कि बजट आएगा तभी योजना बनेगी। ठीक है, इसके बाद में वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है कि कभी कभी कुछ आपके योजनाओं पे जो खर्च होते हैं, ठीक है, तो योजनाओं पे खर्च होते हैं, इनका अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है। ठीक, तो सरकार एक लमसम अमाउंट दूर कर देती है, यानी सैंक्शन कर देती है। जैसे कि आपके भारत की गरीबी कितने पैसे में दूर हो जाएगी, क्या पता, 70 साल में नहीं पता, तो अब क्या पता चलेगा। तो सरकार क्या करेगी, लमसम कर देगी, 10,000 करोड़ ले जाओ इस साल, अगली साल 12,000 ले जाना, पता सरकार को भी नहीं है कब दूर होगी, वो कितने पैसे में होगी, अनुमान नहीं लगा सकते ना। या मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, सरकार ने कहा कि इस साल नेचुरल डिजास्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए हम सैंक्शन कर रहे हैं। अब ये किसी को पता थोड़ा ना कि 1,000 खर्च हो ही जाएंगे, क्या पता बहुत ज्यादा हो जाए खर्च, क्या पता कुछ आई ना। तो फंड्स का मतलब भारत सरकार की तिजोरियां, 3 प्रकार की तिजोरियां भारत सरकार के पास, लाल, हरी और नीली। ठीक, तो एक तिजोरी को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, दूसरी तिजोरी को लोकलेखा निधि और तीसरी तिजोरी को भारत की आकस्मिक निधि। तीनों में अलग अलग प्रकार का पैसा रखा जाता है। ठीक है, एक में आपके खर्च के लिए, ठीक, एक में आपके भविष्य की योजनाओं के लिए और एक में इमरजेंसी के लिए। जैसे घर में होते हैं ना फंड, एक्सपेंस अलग रख दिया, खर्च। ठीक है, इसके अलावा आपके इमरजेंसी के लिए अलग, हारी बीमारी के लिए, ठीक, और बेटी के विवाह के लिए अलग, जो 20 साल बाद निकलेगा। तो भारत की संचित निधि की अगर हम बात करें आपके, तो संचित निधि भारत सरकार का एक ऐसा फंड जहां भारत सरकार की समस्त इनकम रखी जाती है, पहला पॉइंट, जहां से समस्त एक्सपेंस निकाले जाते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंस। ठीक, अब ये ध्यान रखना, ऑल इनकम में चाहे वो टैक्स इनकम हो, चाहे नॉन टैक्स इनकम हो, चाहे कर्ज से आने वाला पैसा हो, तो पूरा पैसा इनकमिंग आ गया। और ऑल एक्सपेंस में सैलरी, वेजेज, प्लान्स के ऊपर खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पे, कर्ज चुका रहे हैं, पूरा का पूरा एक्सपेंस। अब यहां याद रखना कि संचित निधि के ऊपर पूरी तरह से पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, और जब आपके एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए तभी इससे पैसा निकाल सकते हैं। अभी बताया था ना एप्रोप्रिएशन बिल, बिना एप्रोप्रिएशन बिल पास हुए इससे पैसा निकाला नहीं जा सकता। इसके अलावा 2 प्रकार के खर्च होते हैं आपके संचित निधि में। 2 प्रकार के कौन से, एक्सपेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से होने वाले व्यय, और एक्सपेंस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर भारित व्यय। तो आपके एक्सपेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, इन पर डिस्कशन तो होता है, कोई वोटिंग नहीं होती तो पास ही है ऐसे ही। और एक्सपेंस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, इन पर डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये होते हैं रूटीन एक्सपेंस जो पहले से चले आ रहे हैं, ये नए एक्सपेंस जो क्या कराना है और उस पर लागू करना है। नए एक्सपेंस तो निकल के तो वहीं से आएंगे ना, एक तो पहले से चले आ रहे हैं रूटीन एक्सपेंस, कुछ होते हैं नए एक्सपेंस, तो नए एक्सपेंस पे तो वोटिंग करानी पड़ेगी। तो पब्लिक अकाउंट फंड की अगर हम बात करें आपके, तो पब्लिक अकाउंट फंड ये जनता का आपके पैसा होता है इसमें। ठीक है, और एक तरीके से कहें तो इनकम अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, मतलब संचित निधि में जो पैसा जमा होता है उससे अलग पैसा इसमें जमा आपके होता है। अब कौन सा होता है, जैसे पीएफ जो कटता है, पेंशन फंड जो कटता है, जमानत राशि जो होती है, ईएमडी आपके जो प्रोजेक्ट में डिपॉजिट होती है, वो सारा पैसा कहां जमा होता है, पब्लिक अकाउंट फंड में। सरकार इस पैसे को खर्च नहीं करती, इस फंड को इन्वेस्ट करती है, क्योंकि भविष्य में पैसा वापस देना है, पीएफ का पैसा वापस देना है ब्याज के साथ, पेंशन फंड का वापस देना है, ईएमडी वापस देनी है, तो सरकार इस पैसे को खर्च नहीं करती। ये तो जनता की वो बचत है जो सरकार के पास गिरवी रखी है, ये जनता को वापस मिलेगी भविष्य में जाके। ठीक, नोट कर लिया से। कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, तो कंटिजेंसी फंड भारत सरकार का इमरजेंसी फंड है, इसे डिजास्टर में यूज करते हैं और ये प्रेसिडेंट कंट्रोल में होता है, प्रेसिडेंट की परमिशन से इससे पैसा निकाल सकते हैं, और इस फंड में हमेशा 500 करोड़ रुपए रहता है। अगर इसमें कुछ कम हो जाए तो अगले साल के बजट में से इसमें फिर दोबारा वापस मिला दिया जाता है। तो ये होते हैं आपके तीनों फंड, इसे नोट कर लो, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।